दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बड़ा सवाल ये है कि एक देश एक चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के ज़ोर-शोर से चर्चा तो हो रही है कि कैबिनेट में अप्रूव हो गया है, अब आगे क्या होगा? और लगातार मीडिया चैनल्स के साथ इंटरव्यू देते हुए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इसका ज़िक्र कर रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि किस तरह से ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब होने जाएगा। और अब पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के काफ़ी विवाद हो सकता है, विपक्ष इसको लेकर के नाराज़ है। वो नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक देश एक चुनाव के पीछे बीजेपी की एग्ज़ैक्टली क्या मंशा है? क्या ये उतनी सीधी बात है या इसके पीछे की जो कहानी है वो लोगों को नहीं पता है? लोग लगातार इस बारे में बात तो कर रहे हैं, विपक्ष इस पर आपत्ति भी जता रहा है, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं हो रही है बात अभी तक कि एक देश एक चुनाव दरअसल अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? और होना चाहिए तो जो ये सिंपल थ्योरेटिकल बात है जो दिख रही है, वही है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? क्योंकि जब हम बात करते हैं बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी की चुनावों को लेकर, तो उसमें ये देखा गया है कि जब ब्लॉक्स में छोटे-छोटे तरीके से चुनाव होते हैं, तो बीजेपी के लिए फ़ायदा होता है। जैसे कि हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का एक साथ नहीं कराया गया। झारखंड, महाराष्ट्र अलग कराया गया। हरियाणा का चुनाव आपने देखा किस तरह से जम्मू-कश्मीर के साथ अलग ये 2 हिस्सों में से बाँटा गया। तो 4 राज्यों के चुनाव जब एक साथ नहीं हो सकते थे और उसमें उनको प्रॉब्लम हुई और ये मैनेजमेंट उनके लिए आसान हो जाता है कि अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ प्लेस करना है, चुनाव में किस तरह का खर्चा होना है, कैसे कॉर्पोरेट लॉबी इसके अंदर बड़ा दखल-अंदाज़ी करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ईवीएम के आरोप लगते हैं और जो स्ट्रैटेजी है, वो टुकड़ों में ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाती है बीजेपी, तो बड़े कैनवास पे नहीं कर पाती और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो है लोकसभा चुनाव का भी 2024 का। उसमें कैसे बीजेपी जो है वो उस स्तर पर चीज़ें नहीं कर पाई और स्पेशली उस उत्तर प्रदेश में जिसमें 2022 के चुनाव में ये बात की गई थी कि कैसे पूरी मशीनरी जो है यूपी में लगा दी गई थी और चुनाव को जीता गया था बीजेपी की तरफ से। अब वही यूपी में जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं यानी कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहे हैं, उस वक़्त में उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी लूज़ कर जाती है। अब इसके लिए अंतर खाने लोग ये कह दें कि योगी जो है वो हराना चाहते थे, ये सब कहानी। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर एक मशीनरी है, अगर वो हराना चाह रहे हैं, तो फिर वो हराना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जिस सिस्टम को लेकर के चर्चा उठनी चाहिए, जिस पर सवाल उठने चाहिए। क्योंकि जनता को वोट डालना है, उसको लेकर के कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है, बीच में कई लेयर्स हैं। हमारे साथ कई वरिष्ठ हमारे साथ इस वक़्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, उनके साथ समझेंगे कि दरअसल ये मामला उतना सीधा है या कुछ और है। व्हाई बीजेपी वांट दिस? हमारे साथ डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रवि तिवारी जी हैं, महाराष्ट्र वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत अलग-अलग तरह के एनालिसिस करते आए हैं अजय वर्मा जी भी, हर तरह की ऐसी मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए। अजय सर, मैं आपसे शुरू करती हूँ इस चर्चा को। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी एक देश एक चुनाव, एक स्ट्रेट लाइन पे ही चाह रही है या फिर कोई और मंशा है? जैसे मैंने अभी शुरू में समझाया, तो ये इनके लिए फ़ायदे की स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही, देन व्हाई? क्यों चाहती है फिर? देखिए, मेरे हिसाब से अगर वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन की बात ये कर रही है पार्टी जो भी है, भारतीय जनता पार्टी अगले 4 साल 2024 से 2029 तक तो इन केंद्र में है जैसा दिख रहा है। वैसी स्थिति में अगर चुनावों के साथ ये एक देश एक चुनाव की बात करते हैं और ये इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं किसी तरीके से वोट्स अपने साथियों के साथ मिलकर, तो इसका फायदा इनको क्या होगा ये देखिए आप। किसी राज्य में जो भी आज राज्य बचे हैं जहां चुनाव होना है, उस राज्य में चुनाव स्थगित हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। यानी कि क्या स्टैंड लेगी सरकार ये देखने की बात है। अगर स्थगित हो जाती है तो केयर टेकर यानी कि फिर प्रेसिडेंट रूल की स्थिति बनेगी, यानी कि वो राज्य किसी ना किसी तरीके से केंद्र शासित और केंद्र के हाथ में हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखें कि अगर ये 29 के बाद की बात हम फेज पे आ जाए हाइपोथेटिकली, तो वहां पर जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और चुनाव की तरफ हम मूव करते हैं, तो उस स्थिति में जो पार्टी आज की तारीख में एक राज्य में एक चरण में चुनाव नहीं करा सकती, वो क्या लगता है कि पूरे देश में एक साथ एक दिन में चुनाव भले ही चरणों में कराए
करवा पाएगी। लेकिन अजय सर, मैक्सिमम कितनी स्टेट में वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और कितनी जगह संकट आ सकता है? प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रैक्टिकली आप देखिए, आज की तारीख में अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है 2029 के पहले, तो कितने राज्यों में चुनाव होना है? 4 राज्य तो साफ नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कि 29 के पहले चुनाव की तरफ जाएंगे, असेंबली इलेक्शंस की तरफ। तो क्या वहां पर ये जो डिसीजन ये लेंगे और जो लॉ बनेगा वो इंप्लीमेंट होगा, या पुराने स्थिति में ही उनकी चुनाव होगी? इस पे भी अभी तक कोई सफाई है नहीं। जहां तक लगता है कि अगर ये वन नेशन की बात आ जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो उन राज्यों में क्या होगा? दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, चलिए अगले साल तो चुनाव होना ही है ना 2025 में। बिहार में भी है, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में होना है, दिल्ली में होना है। इन राज्यों का क्या होगा? क्योंकि ऐसे इन राज्यों की बात कर रही है सरकार की तरफ से। अगर देखा जाए तो इनका इशारा, या अगर देखा जाए तो इनकी नजर उन राज्यों पे है जहां से लोकसभा गठित होने में और गठन करवाने में इनको फायदा मिलता है, जहां नंबर ऑफ सीट्स आर इनफ व्हिच कैन गिव देम द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इन द लोकसभा। तो ये एक मंशा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, पर ऐसा भी होता है जैसा लग रहा है कि होने की संभावनाएं हैं। जी जी। डॉक्टर सूरज, एक आपसे सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना इतना इजी तो होता नहीं है। ठीक है, कानून में बदलाव कई चीजों में किए गए हैं पिछले कुछ वक्त में, और ये ऐसा मामला है जैसा कि सर ने भी कहा कि ये एक प्रैक्टिकल जो है, और एक्स सी कुरैशी साहब भी इन चीजों को लेकर के बात कह चुके हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है सिचुएशन। अगर ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है और ये बदलाव कर दिया गया और फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये मोहम्मद तुगलक की थ्योरी नहीं हो जाएगी आने वाले वक्त में क्या? देखिए, जो बात आपने कही ये बहुत साधारण सी बात नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड दैट वाज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन हिज विम्स एंड फैंसीज, और वो अगर नहीं सही उतरे तो उससे राज्य का उस समय नुकसान हुआ। लेकिन ये महज इतनी छोटी बात नहीं है कि एक नए हमारे बीच में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके विचार में कुछ आया है और वो करना चाह रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। सबसे पहले कई सारे जो हाँ, मैं यही समझ आती वेबसाइट्स हूँ। हैं। साजिश, जी ये जी साजिश एग्जैक्टली है क्या? ये पॉइंटर जी थोड़ा सा जी, बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि नहीं। कई सारे जो लीगल वेबसाइट्स हैं, जैसे लाइव लॉ है, इन लोगों ने इसको डिस्कस किया है, और इसमें सबसे पहली बात उन्होंने बताई है कि ये संविधान सम्मत नहीं है। ये राय संविधान सम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान जब बनाया गया था तो उसके तहत हम लोगों ने अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा था। हमने अलग अलग तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के राज्यों को एकत्रित करके एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया, जिसमें सभी का सम्मान और सभी लोगों के जो विचार हैं और साथ साथ उनकी सहूलियत, सबको देखना निहायत जरूरी था। अभी जो स्थिति हो रही है, आप अचानक से कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो जो इम्प्रैक्टिकल क्यों है, वो तो कई सारी बातें कह दी। ये सबसे बड़ा एक लॉजिक जो देते हैं कि इससे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। अब ये इतनी हास्यास्पद बात है। जो स्टेट अपने कर्ज लिए हुए, अभी जो तमाम इतिहास में आप देखा जाए तो सबसे अधिक कर्ज भारतवासियों पर अभी है। जिस हिसाब से ये जो सरकार है पिछले 7-8 सालों में जिस हिसाब से कर्जे ली हैं, वो हम लोग वी आर इन डेट इंटरनेशनली। और इस देश के कई सारे जो खर्चे हुए हैं, कई सारे रियायतें दी गई हैं विद इन कोर्ट्स, यानी अगर आपने माफ किया लाखों करोड़ों टैक्सेस कॉरपोरेट्स का, और लाखों करोड़ों जो रुपए जो आपने उन लोगों को जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में डिक्लेयर किया, तो उस सब को देखते हुए ये तो बहुत पीनट्स है। चुनाव में जो खर्च हो रहा है उनके सामने उसकी क्या अगर तुलना की जाए तो बहुत कम है। तो ये निहायत ही हास्यास्पद बात है कि हम खर्च कम करने के लिए, खर्च किस पे होगा?
हमारे ही सैनिकों पे होगा, हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। वो खर्च तो ऐसा नहीं है कि हम किसी विदेश को जाके दे रहे हैं और चाइना से कुछ मंगा रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल दे हैव टू बी स्ट्रक डाउन, दे डोंट होल्ड एनी सब्सटेंस। उनके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी बोलने की कोशिश कर रही है और जो इनके प्रवक्ता तमाम अलग अलग चैनल्स पे बोल रहे हैं, अगर आप सुनिए तो उसमें किसी तरह का कोई सब्सटेंस नहीं। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है ये कई तरह से साबित हो चुका है। ठीक है, जो लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ये लोग जो अपने को साबित करने की कोशिश करेंगे, दे विल एक्सप्लेन इट जनता नहीं के नहीं, सामने। वो देखिए, वो तो सीधे सीधे कहेंगे कि हम संविधान को अमेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बात इतना सिंपल नहीं है कि आपको एक ऐसा कानून अमेंड कर रहे हैं जिसमें जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इलेक्शन आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या ये एक तरह से आप ऐसे स्थिति ला रहे हैं जहां कई लोगों के वोट जो इनवैलिड। देखिए 3 स्तर पर इसकी बात होनी, पहला तो लोकसभा चुनाव है, स्टेट्स चुनाव है, और तीसरा स्तर जो आता है वो जो पंचायती राज के तहत जो लोकल बॉडीज के चुनाव है। ये तो ये भी घोषणा कर रहे हैं हम तीनों को एक साथ लाएंगे। ये पहली बात आप देखिए। जब एक मौसम का भी देख लीजिए, अभी अभी तुरंत कुछ दिनों पहले अगर मान लीजिए हम दिसंबर में घोषणा करते लोकसभा चुनाव में, तो चेन्नई और उसके आसपास जितने लोग हैं वो एक तूफान से प्रभावित थे, वहां पर बहुत बुरी स्थिति थी, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। तो आप कैसे एम्फसाइज कर लेंगे कि पूरा का पूरा देश पूरे मौसम के रूप से भी, मानसिक रूप से भी और हर तरह से तैयार है? तो साजिश जो शब्द मैं कह रहा हूँ, साजिश के पीछे ये मंशा है कि देखिए ये बार बार नए नए ये डिजिटल वोटिंग की बात करते हैं, ये कहते हैं मोबाइल से हम वोटिंग को जोड़ देंगे, ये ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो जो जी, जिसके ये पीछे इम्पोर्टेंट चीज है। जिसके अगर ये से जिसके कनेक्ट किया तो मैनिपुलेशन एक बड़ी जिसकी मंशा यहाँ हो सकती है आगे। जी जी जी, और अभी ये साबित हो रहा है। ये पूरे के पूरे जो मशीन से चुनाव हो रहे हैं उसमें ये अपने आप को पाक साफ, ये उल्टे ही ये ओनस डालते हैं वोटर्स पे कि आप साबित करें कि मशीन गलत है और ये गलत है, और उसको छूने भी नहीं देंगे हम। तो साजिश तो है। अब इस साजिश का पर्दाफाश करना विपक्ष का काम है। विपक्ष किस तरह से इस बात को ले रहा है और क्या आर्ग्यूमेंट्स वहां दे रहे हैं, इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो हम जब आप विस्तार से पूछेंगे तो उस पर हम आएंगे बाद। जी रवि जी, एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये निकल के आता है, जैसे कि अभी डॉक्टर सूरज भी बता रहे हैं चीजें कि डिजिटाइज चीजों को ज्यादा वोटिंग कॉन्सेप्ट में लेके जाना। एक अलग तरह की थ्योरी चलती है जब चुनाव होते हैं कि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त में भी ऐसा हुआ था कि 5 राज्यों के चुनाव जो थे ये मतलब ये दिखाया कि देखिए इतने में ये हार गए और फिर बाद में लोकसभा में अच्छे वोट से आ गए फिर वापस। इस बार भी कुछ इस तरह की परिस्थिति मिली जुली थी, तो लोग कई बार कैलकुलेट करते देखिए हरियाणा इसलिए हार गए, महाराष्ट्र इसलिए जिता दिया, इस तरह से जनरली कि भाई ये बैलेंस कर सके, ईवीएम को भी बैलेंस कर सके, दिखा सके देखिए इन्होंने एक चीज हार दी दूसरी में एक चीज जीत ली, ऐसे करके। तो आपको लगता है कि मैनिपुलेशन ऑफ ईवीएम इतना पॉसिबल है देश के इतने बड़े स्तर पर, अगर वन गो में इलेक्शन होते हैं तो क्या ये चीजें उस वक्त में पॉसिबल हो पाएंगी? अभी तो अलग अलग प्रोजेक्ट पे चलती है ये। वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है विनीता, वो इसलिए मुश्किल है कि आप एक दिन में एक साथ में बिहार जैसे राज्य में चुनाव नहीं करवा पाते और आप कह रहे हैं कि हम पूरे देश में करवाएंगे। आप ये एक बड़ा भौगोलिक स्थिति में बदला हुआ देश है जहां पे आप सोचें कि केरल का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि केरल का मानसून अलग होगा और नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा, तो वहां पे तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। दूसरी चीज ये है कि हर स्टेट और एवरी लोकल बॉडी जहां पे इलेक्शन होंगे उनके मुद्दे अलग हो जाते हैं। आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री के चुनाव का जो एक बयान रहेगी उसमें लोकल बॉडी में खड़ा हुआ उम्मीदवार ये वादा कर पाएगा कि वो वाटर गटर मीटर का सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई बात कर पा रहा है? वो नहीं हो पाएगा। तो यानी आपके संविधान की जो एक मूलभूत संरचना की गई है उसमें यह है कि हर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं वोटर के लिए, वो सिटीजन्स के लिए एक राइट देता है और उसके लिए कहीं ना कहीं सुविधा देने के लिए एक चेयर तैयार हो रही है। तो आप अभी तो पहले उसके साथ खेल रहे हैं।
दूसरी चीज ये है कि चुनाव पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, बुद्धिजीवी उठा रहे हैं, दुनिया के टेक एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं कि कोई भी मशीन, जैसे एलन मस्क का एक स्टेटमेंट रहा, कोई भी मशीन जो है वो मैनिपुलेट की जा सकती है जो डिजिटल तरीके से हो। तो ऐसे में आप इतना बड़ा चुनाव और इस तरीके से करने की बात कर रहे हैं, उसे और भी मॉडर्न बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आप मैनुअल तरीके से जाते? ठीक है, वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त के साथ आप इलेक्शंस का एक टाइम सेट करिए। हो सकता है कि ठंडी के दिनों में उत्तर भारत की स्थिति अलग होती है, दक्षिण भारत की स्थिति अलग होती है, पश्चिम भारत की स्थिति अलग होती है। तो वो जहां पे आपको उसे और भी फाइन ट्यून करना था एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, वो करने के बजाय आप जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे इसे बदलाव करना है। तो मुझे लगता है कि जो एक मूलभूत सिद्धांत है संविधान का, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात मैनिपुलेशंस की, तो अभी तक उसके तो जवाब मिल नहीं रहे हैं। जिस तरह से वीवीपीटी मुंबई और महाराष्ट्र के इस पूरे चुनाव में कई ऐसे सीट्स जीती हुई निकली हैं जिनके बारे में बार बार हारा हुआ उम्मीदवार ये कह रहा था कि आप वीवीपीटी को आप मैच करवा दीजिए और इसके बाद जो रिजल्ट है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन वहां पे ब्यूरोक्रेट्स तैयार नहीं थे। अब ऐसा होगा कि पता चला कि किसी भी एक राज्य में, क्योंकि अब जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं समझौतों के तहत चल रही है, बहुदलीय पार्टियां बैठ रही हैं। कल को कोई फूटा और किसी स्टेट की एक सरकार गिर गई। ऐसे में पता चला कि उस स्टेट को जो है वो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स हैं किनके? तो आप जो चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं वो उलझाना चाह रहे हैं। लोग या तो मुद्दों की बातों का इशू है, भौगोलिक संरचना का इशू है, चुनावी पारदर्शिता का इशू आएगा, और साथ में ये आएगा कि भाई अब ये बताएं कि क्या मेरा चुना हुआ नुमाइंदा वो मेरे मसलों को हल करेगा, या फिर एक बाबू जो कि किसी स्पेसिफिक पार्टी का डार्लिंग होगा और वो अपने मन मुताबिक जो है एक नया डिक्टेटरशिप चलाएगा। महाराष्ट्र में 4 सालों से लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए नहीं। यहाँ पे जो इशू लोकल थे वो सॉल्व ही नहीं हुए। जब आप एक राज्य में आपकी सरकार समझौतों के साथ आप वहां पे लोकल बॉडी चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे आप लॉजिकली प्रूव कर पाएंगे? कहां से आपकी नैतिकता खड़ी होगी? ये सवाल तो खड़ा होता है विनीता जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये सारे टेक्निकल इश्यूज अगर आते हैं इस प्रोसेस में, तो एक बड़ी बात ये कि एक देश एक चुनाव के पीछे बीजेपी कैसे सफाई भी दे पाएगी कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हर तरह से आपने इसमें अपने इम्पॉसिबल एस्पेक्ट की बात की है, क्या क्या वजह की से ये एक बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है इसमें। लेकिन अभी लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसका जिक्र आपने खुलकर किया है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ढकी छिपी हैं, लेकिन जिनके सच अगर सामने आए, क्योंकि प्रूफ नहीं है, अगर वो सच सामने आता है तो उसके बाद ये एक बड़ी साजिश ही दिखाई देती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।